स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होनी है। 3 बजे बैठक होगी। जम्मू और कश्मीर के सभी दलों के साथ ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सर्वदलीय बैठक से पहले पीएम मोदी के घर मीटिंग हुई है। मीटिंग में अमित शाह और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में एनएसए डोभाल भी मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल के नेता कल देर शाम से दिल्ली पहुंचने लगे और अब सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोपहर 2 बजे यह बैठक होगी, जिससे पहले कांग्रेस ने अपनी बैठक की, गुपकार की अपनी बैठक हो चुकी थी पहले, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एनएसए डोभाल मिले। साथ ही जेपी नड्डा के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कई नेताओं की मुलाकात हुई। इस बीच अब इंतजार है सभी को 2 बजे का, जिसमें यह माना जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी चर्चा, उसके बाद कोई बड़ा फैसला जिसका ऐलान किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक की जाएगी दोपहर 3 बजे, जिससे पहले तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बैठक पूरी कर ली है। इसके बाद 3 बजे, क्योंकि लगभग 1 घंटे का समय इस मीटिंग को शुरू होने में बचा है, जिससे पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। चुनाव को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। साथ ही विकास की मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर को जोड़ने पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। लेकिन इससे पहले महबूबा मुफ्ती और का बड़ा बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया है, जो बयान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिया था, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से भी बात करना चाहिए। इस पर महबूबा मुफ्ती ने अब कहा है कि ये मेरा निजी बयान है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर आज दोपहर 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर, उसके भविष्य को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। धारा 370 और 35 से हटने के बाद यह सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल जम्मू कश्मीर को लेकर है। पीपल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग आज इस बैठक में शामिल होंगे। पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीपीआई के एमवाई तारिगामी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जेके आगामी पार्टी के अल्ताफ बैठक में शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला। तो देखिए, लंबे वक्त से गुपकार गैंग को लेकर यह बातचीत चल रही थी कि गुपकार की तरफ से कौन आएगा, पीएचईडी की तरफ से आखिर कौन कौन शामिल होगा या नहीं होगा। 22 जून को मीटिंग के बाद से ही गुपकार ने फाइनल कर दिया और कल देर शाम महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली पहुंच गई, जिसके बाद अब सभी को इंतजार 2 बजे का है, जिसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन भी शामिल होंगे। पैंथर्स पार्टी की ओर से भीम सिंह इस बैठक में पहुंचेंगे। सीपीआई की ओर से एमवाई तारिगामी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी भी इस पार्टी में मौजूद होने के लिए जाएंगे। यश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। यश, लगभग 1 घंटे का समय बचा है मीटिंग को शुरू होने में, क्या अपडेट, क्या हलचल? के बाद अब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तमाम जिसमें 8 दलों के 14 नेता हैं वो आवास पर पहुंचेंगे और अब से 1 घंटे में बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से पहले तमाम पार्टी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने अपनी अपनी बैठक करी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह, जितेंद्र सिंह, इसी के साथ साथ अजीत डोभाल भी मिले और उन्होंने भी अपनी बैठक की। तो जो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, उसमें 370 को लेकर तमाम बातें की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और साफ तौर पर यह कहा गया कि 370 जो है अनुच्छेद 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं जो आतंकी गतिविधि है उसमें कमी आई है जम्मू कश्मीर में। और इसी के साथ साथ जो स्टोन पेल्टिंग की बातें हैं या जो पथराव की बातें हैं, जो प्रदर्शन की बातें हैं, वो लगभग कहीं ना कहीं कम हुई है। और जो लगातार बात कही जा रही है पीडीपी के महबूबा मुफ्ती के द्वारा, लगातार यही कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370-35 को हटाया जाए। और बिल्कुल, सरकार ने अपना स्टैंड जो है वो महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से भी बात करना चाहिए, उसको लेकर अब उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी विचार है, इसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने बयान साफ तौर पर दिया था कि सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए मसले पर, और कहीं ना कहीं उन्होंने अब साफ तौर पर कहा है कि उनका पर्सनल बयान है। और जब इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला से भी बात की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है, सबकी अपनी बातें हैं, सबका अपना अपना
जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कहीं ना कहीं मेन बात जो होने वाली है इस पूरी बैठक में वो ये सामने निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से विकास को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए डीलिमिटेशन का भी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ डीलिमिटेशन कमीशन का कार्य भी शुरू हो गया है और अब इसके चलते इसके ऊपर भी बात पूरी तरीके से की जाएगी कि किस तरह से चुनाव को जो है संपन्न कराया जाए जम्मू कश्मीर में, ताकि विकास के कार्य जो है, जो जम्मू कश्मीर की जनता के विकास के कार्य अभी तक रुके हुए हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। क्योंकि देखिए एजेंडा जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ नहीं है और जो एजेंडा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तय करेंगे। लेकिन जो बातें सामने निकल के आ रही है इन तमाम बैठकों के सामने, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो बैठक की गई, बीजेपी नेताओं ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर के हैं रैना जी, उन्होंने भी जेपी नड्डा से बात की, तो साफ तौर पर बीजेपी का स्टैंड जो निकल के आया सामने की किस तरह से विकास कार्यों को लेकर पूरी बैठक में चर्चा होगी। इसी के साथ साथ कांग्रेस की बात करें तो गुलाम नबी आजाद के घर पर जो है बैठक की गई कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ जो इस बैठक में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो वहां से ये बात निकल के आई कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस जो है अपनी बात यहाँ पर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेगी। इसी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनकी बातों को भी सामने कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेगी। और वही बात करें उमर अब्दुल्ला की बात करें तो कहीं जो गुप्कार गठबंधन है उनकी बात करें तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पूर्ण राज्य किसी तरह से जम्मू कश्मीर को दिलाया जाए। और जो पूर्ण राज्य की बात लगातार की जा रही है उसके बारे में मीनाक्षी हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उसमें देरी है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन का काम फिलहाल चल रहा है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद फिर नए वोटर लिस्ट बनाए जाएंगे, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी टाइम लगेगा। और बिल्कुल, जब तक परिसीमन का काम चल रहा है जब तक पूर्ण राज्य बनाने का काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आप वहां पर मौजूद है जहां मीटिंग होनी है और महज अब 60 मिनट ही बाकी है मीटिंग शुरू होने में, इससे पहले वहां पर हलचल किस तरह की नजर आ रही है? क्या नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए अभी फिलहाल यहाँ की स्थिति बताऊं तो हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही हैं। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ पर अपने अपने कैमरे लगा के सब तैयारी पूरी है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो है जितने भी नेता हैं, जितने 8 दलों के 14 नेता हैं वो लगातार यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और तमाम वो अधिकारी जो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं वो भी अब यहाँ पर लगातार धीरे धीरे करके एक के बाद एक पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो बैठक है वो कितनी ज्यादा देर लंबी चलने वाली है और इसी के साथ साथ क्या वाकई में जो एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम पार्टियों के सामने, इन तमाम नेताओं के सामने रखने वाले हैं वो क्या होता है। क्योंकि लगातार जब एजेंडे की बात चाहे वो फारूक अब्दुल्ला से पूछा हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला से पूछा गया हो, महबूबा मुफ्ती से पूछा गया हो या फिर बात करें बीजेपी के नेताओं से पूछा गया हो, तो तमाम एजेंडा के बारे में साफ तौर पर उनका यही कहना है कि एक तो विकास कार्यों को लेकर बात होगी, इसी के साथ साथ एजेंडा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक का सेट करने वाले हैं। तो जब बैठक खत्म होगी उसके बाद क्या कुछ चर्चा जो है यहाँ पर इस बैठक में की गई और क्या कुछ निर्णय लिए गए वो इस बैठक के बाद सामने आएगा। लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी पहल जो है वो की है और इसी के साथ साथ जो 14 नेता हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, भली देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता के हितों की बात इस बैठक में होगी और विकास कार्य जो है वो अब आगे निरंतर किए जाएंगे। गुप्कार के नेताओं की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक मौका दिया गया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जो बातें हैं, उनके दिल की जो बातें हैं वो रखने का मौका यहां पर मिला है। और कहीं ना कहीं गुप्कार का यही कहना था कि इसीलिए वो पार्टी में इस मीटिंग में शामिल जरूर होंगे, लेकिन धारा 370 के खिलाफ वो अभी भी हैं। दूसरी तरफ लगातार बैठकों का दौर इससे पहले भी शुरू हो चुका है। 3 बजे की बैठक से पहले जेपी नड्डा से भी कई नेता मिले हैं। वहां पर क्या बातचीत हुई है, क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर 370 की बात करें तो 370 हटाने की बात जो है वो सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि वो संभव नहीं है, क्योंकि वो एक कारण है कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। और उसके बाद देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन के पटल से साफ तौर पर कहा कि जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को मिलके ही रहेगा, जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनको अपना हक मिलके ही रहेगा। तो साफ तौर पर जो पूर्ण राज्य की बात लगातार की जा रही है वो कहीं ना कहीं संभव है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। आने वाले समय में देखना होगा। हमारे साथ एआईटी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुदस्सिर खान प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर खान, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर?
जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम वेलकम करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी लीडर्स को बुलाया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव लीडरशिप को बुलाया है। जैसे कि मैं अपनी पार्टी की बात करूं, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, ही इज लैंग्विशिंग इन जेल सिंस 5 अगस्त 2019। और जो हमारे नेता है, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो 2 बार एमएलए रह चुके हैं। ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। लास्ट टाइम उन्होंने 2019 इलेक्शन में उन्होंने ही टुक 1,03,000 वोट्स। तो आपने ऐसे नेता को बंद किया जिनका बहुत ही योगदान रहा कश्मीर का जो युवा है उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और आप जब इन्विटेशन करते हो तो आप सिलेक्टिव लीडरशिप करते हो। हमारी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हमें ऐसा कोई भी इन्विटेशन नहीं मिला और ना ही हमारे लीडर को रिहा किया गया। देखिए, जिन लीडर्स को इन्होंने बंद किया था 5 अगस्त 2019 से पहले, उन्होंने कब का उन्हें छोड़ दिया, एंड दे वर ओनली हाउस अरेस्टेड, whereas the leader of my party, he is languishing in jail since 5 अगस्त 2019, that too in तिहाड़ जेल। और आज तक ना उनकी रिहाई की बात की गई और ना ही उनके बारे में कोई बात चलिए, की कोई जा नहीं, रही है। मुदस्सिर जी, अगर नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन आज की इस बैठक से आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा कुछ फैसला यहां पर लिया जाए जिससे कि कश्मीरियों का भला हो आगे? उम्मीद तो यही कर रहे हैं ना? देखिए, हम हमेशा अमन के साथ है। हम ये चाहते हैं कि अमन हो, हम ये चाहते हैं कि यहाँ तरक्की हो। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस मसले को ले जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि शायद शांति आने वाली है या ये जो मसला ठीक होगा। देखिए, until and unless you do not address the core issue, जितने भी मुद्दे हैं वो मुद्दे ही रहेंगे। और जितने ये जो आजकल बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी कंटिन्यूसली होती रहेंगी, सियासत इस पे कंटिन्यूसली होते रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निजामुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। तो पीडीपी भी आज बैठक में शामिल हो रही है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। खुश हैं आप इस बैठक से, इस मीटिंग से? देखिए, अभी तक तो सब कुछ ठीक ही जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और जो भी यहाँ रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, खासतौर पीएचडी, उन्होंने भी अपना पॉजिटिव रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि बातचीत ही एक वाहिद हल है तमाम मसाइल का। और पहली बात मैं कहूँ जो इस इनिशिएटिव की अच्छी लग रही है वो ये कि पोस्ट अगस्त 5 जो एक किस्म का स्टेलमेट था और एक किस्म की दूरी थी और एक किस्म का जो एक माहौल बनाया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ जो थी पिछले 70 साल में जो सत्ता में थी या सत्ता से बाहर थी, तो वो सब स्पाइलर थे, करप्ट थे या ट्रीजन की हद तक भी उनको इल्जाम दिया गया, जेल भेज दिए गए, उनकी एक्सेस कहीं नहीं थी। अब जब इनिशिएटिव लिया गया तो इससे पहला जो अर्थ निकलता है वो ये है कि वी आर ऑल्सो ऑनरेबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन एंड वी ऑल्सो हैव राइट टू स्पीक। निजामुद्दीन जी, इतने अच्छे मौके पर भी आप शिकायत कर रहे हैं। आपके नेता आज पार्टी वहां मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, आप इतने अच्छे मौके पर भी शिकायत कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, आज बैठक के बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कश्मीर की जनता की भलाई के लिए कोई बड़ा फैसला आज इस बैठक में लिया जाए, क्या आप भी उम्मीद कर रहे हैं? आज जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, आज सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज तक जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया गया, जो दूरियां पैदा की गई, वो गैप फिल करना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए दोनों तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है और जो लोगों की एस्पिरेशन है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, पब्लिक के हित में ही सब कुछ होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिविलाइज्ड कंट्री है, तो सब लोगों की जनता के हित में होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ है, जनता और देश के हित में ही बात करनी है ना उनको। ज्यादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं हैं उनके इर्द गिर्द पीएचडी वाले बात करेंगे। उन्होंने सारा अपना मन कोई छुपाया नहीं है, वातियु ज़मीर नहीं छुपाया। दे ऑलरेडी एक्सपोज देयर माइंड कि वो क्या चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या किस तरीके की बात करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, उनसे किस तरह की सहायता मांगेंगे।
उन्होंने सब कुछ कहा। बिल्कुल, ये तो मीटिंग में पता चलेगा कि प्रधानमंत्री की ओर से क्या कहा जाएगा, लेकिन ये बताइए कि पीडीपी किस एजेंडे के साथ गई है, वो क्या कहेगी इस बैठक में? इंतजार है, इसी चीज का तो इंतजार है कि इनवाइट किसी खास ऑब्जेक्टिव के साथ लिया गया है कि कोई और मजबूरी है, वो भी सामने आएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि मुल्क का प्रधानमंत्री इनिशिएटिव लेता है तो उस इनिशिएटिव को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर लेने की कोशिश भी होगी, प्रयास भी होगा। ये नहीं कि गुप्तन शनीदन वाली बात होगी, आए गए और चले गए, ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है कि एक अच्छी शुरुआत होगी नए सिरे से। निजामुद्दीन जी, पिछले दिनों आपके नेता की ओर से कहा गया था, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। हालांकि आज उन्होंने आज इस वक्तव्य को निजी वक्तव्य बताया है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये खाली महबूबा मुफ्ती ही नहीं कह रही है बेचारी, उसी को आप क्यों और के इल्जाम ठहराए? नहीं, लेकिन आप ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंतरिक विषय पर बात कर रहे हैं, कश्मीर पर बात हो रही है, तो पाकिस्तान से क्या बात की जाएगी? क्या सोचकर महबूबा मुफ्ती ने कहा था? हर कोई कहता है, हम ही नहीं कहते। आपके साहब उधर गए, बाकी लोग गए, जनरल के दरमियान बात होती, तो मुल्क है, उसके साथ मामला जुड़े हुए हैं। जब तक ना आप वो भी कहने दोगे तो फिर क्या मतलब? इसीलिए तो आप पे बार बार आरोप लगते हैं ना कि आप आतंकवादियों का संरक्षण कर रहे हैं, इसीलिए आप पर भी आरोप लगते हैं बार बार, आपकी पार्टी पर भी। आप जब प्रधानमंत्री आपको बुला रहे हैं, भारत के तमाम राजनीतिक दलों को बुला रहे हैं बातचीत के लिए, कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो आपकी नेता कहती हैं कि जाइए पाकिस्तान से भी बात करिए। आप पे नहीं गुजरती है ना, गुजरती तो बॉर्डर मरते हैं, गुजरती जो माइग्रेट हो जाते हैं, गुजरती उन पे जिनकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, गुजरती उन पे जिनको इल्जाम लगता है, जिनको फिर देशवासी भी नहीं समझा जाता है, गुजरती उन पे है ना। ठीक है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि लगभग अब से 45 मिनट के अंदर ये महत्वपूर्ण बैठक कश्मीर के भविष्य को लेकर शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम राजनीतिक दल बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। अब पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कल देर शाम महबूबा मुफ्ती भी पहुंच चुकी हैं, पीडीपी नेता दिल्ली, और अब बैठकों का दौर जल्दी ही शुरू होगा, जिससे पहले कि तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बैठक कर ली है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की जाएगी। यश हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। यश, आपने अगर बात सुनी हो तमाम नेताओं की, जो बात पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए, अब वो कहती हैं कि वो उनका निजी वक्तव्य है। ये तो देखिए, जब महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान से भी सरकार को बात करनी चाहिए, उसके बाद विरोध जो है वो जम्मू कश्मीर में देखा गया साफ तौर पर, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है, क्योंकि ये भारत देश का आंतरिक मामला है। इसमें पाकिस्तान से किस तरह से बात करनी है और क्या बात करनी है, इसको लेकर भी तमाम जो है कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो आंतरिक मुद्दा है जम्मू कश्मीर के जो विकास कार्यों को लेकर जो बात करनी है वो इस बैठक में होनी है। तो इसको लेकर भी तमाम जो भले भी गुपकार गठबंधन की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम विपक्षी दलों का भी यही कहना है कि भले ही उनकी वो पर्सनल सोच है, उनका पर्सनल बयान है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत बयान है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की बात करना किसी भी तरह से सही नहीं देखा जा रहा है। जब खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंतरिक विषय पर बात करने के लिए तमाम पार्टियों को आमंत्रित करते हैं, ऐसे समय पर इस बात का कहना जाहिर तौर पर ये कोई भी संबंध नहीं रखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया यश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए। आप पूरी घटना पर नजर बनाए रखिए, जैसे ही बैठक शुरू होगी आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 बजे बैठक होनी है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, यूपी में गेहूं खरीद की आखिरी तारीख निकल गई है, कई किसान के गेहूं अभी भी नहीं खरीदे गए हैं, कई किसानों का गेहूं बारिश में बर्बाद हो गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ये कहा है। एक बार फिर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर रखते हुए ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है, यूपी में गेहूं खरीद नहीं हो पा रही है, आखिरी तारीख निकल गई है, लेकिन अभी भी बहुत किसान ऐसे हैं जिनकी गेहूं को खरीदा नहीं गया है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया था, जिसके जरिए योगी सरकार को निशाने पर रखने की कोशिश की थी। जिस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा था कि गेहूं खरीद की तारीख को बढ़ाया जाए, 15 जुलाई तक किया जाए। साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा था, अभी तक जो गेहूं 30 से 50 क्विंटल के बीच खरीदा जाता है, उसको बढ़ाकर 50 किया जाए। और एक बार फिर प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट करते हुए योगी सरकार को निशाने पर रखा गया है। प्रियंका गांधी की ओर से लिखा गया है कि कई किसानों का गेहूं अभी भी खरीदा नहीं गया है, बर्बाद हो रहा है, मानसून का मौसम बेहद करीब है और जाहिर तौर पर
इस बीच किसानों में भी इस बात को लेकर रोष है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया है और किसानों को समस्याओं को योगी सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी प्रधानों को पत्र लिखा है। कोरोना काल के दौरान ग्राम सभाओं के योगदान पर धन्यवाद दिया है। तीसरी लहर की आशंका के चलते विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के साथ तमाम बातों के लिए शुक्रिया अदा किया गया है। लक्षण युक्त बच्चों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने का आग्रह योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पत्र में किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पत्र में किया गया है। तो एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत को लिखा है, जिसमें कोरोना काल के समय जिस तरह से आगे बढ़कर काम किया प्रधानों ने, उसके लिए शुक्रिया अदा किया गया है। साथ ही कोरोना काल के दौरान ग्राम सभाओं का जो योगदान रहा है उसको लेकर धन्यवाद किया। तीसरी लहर की आशंका के चलते विशेष सावधानी बरतने के निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से और ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र, एक पत्र योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों को लिखा है, क्या है इस पत्र में खास? देखिए मीनाक्षी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्राम प्रधान जो उत्तर प्रदेश की जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आए थे उनको कहीं ना कहीं पत्र लिखकर उनकी जो काम उन्होंने कोरोना काल में किए गए उनकी सराहना की है। तो तमाम बात बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नेतृत्व के कुशल नेतृत्व व टेस्टिंग उपचार की व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। वो कोरोना को अनियंत्रित करने की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। साथ ही साथ इस कार्य में ग्राम प्रधानों की गठित निगरानी समिति को भी अहम भूमिका रही है। तो वहीं निगरानी समिति के माध्यम से लक्षणयुक्त व्यक्तियों को पहचान व समय से दवाएं वितरण कराने की दूसरी लहर से निपटने हेतु राज्य सरकार की रणनीतियों को महत्वपूर्ण भाग दिया गया था और कहीं ना कहीं इसके लिए ग्राम प्रधानों ने बहुत सहयोग किया। तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र लिखकर उनका आभार व्यक्त और उनकी तारीफ की है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरी लहर में कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान अगर किसी को गांव में अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो उनका उपचार कराने का साथ ही साथ उनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम करे और कोरोना संक्रमण के दूसरे दिखाई पड़ी। एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर के समय जिस तरह का काम किया गया उसको लेकर तारीफ की गई है, शुक्रिया अदा किया गया है, तो दूसरी तरफ तीसरी लहर को भी लेकर चेताया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि सतर्कता के साथ आगे काम करें। देखिए, सरकार बिल्कुल सतर्क है और क्योंकि दूसरी लहर में जो अव्यवस्थाएं हुई थी उस अव्यवस्थाएं ना हो तीसरी लहर में, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं रोज बैठक कर रहे हैं और लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। और वहीं तीसरी लहर को भी तैयारी लेकर सरकार तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो वृक्षारोपण को लेकर, क्योंकि दूसरी लहर में तमाम चीजें समझ में आई थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी लोगों को हुई थी, तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के चलते जो 30 करोड़ पौधे सरकार लगाने के निर्देश कर रही है उसमें भी लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेदन किया है। बिल्कुल, बच्चों तक पहुंचाने के लिए मेडिकल किट जो है उसका भी कुछ दिन पहले हरी झंडी दिखाकर उन वाहनों को रवाना किया गया था। उसको लेकर भी कहा गया है सीएम की ओर से इस पत्र में कि बच्चों तक इसे पहुंचाया जाए। देखिए, 17 लाख किट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर खुद ही रवाना किया था कि अगर कोविड जैसे लक्षण और जो मौसम बदलने के कारण जो बच्चों के अंदर बीमारियां आती है उससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए 17 लाख दवाइयों की किट उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँव तक भेजी थी और कहीं ना कहीं निगरानी समिति और जो CSC PSC है वहां पे भी उपलब्ध कराने की बात कही थी। वहीं लगभग 50 लाख टारगेट है सरकार को किट भेजने का, मेडिसिन किट भेजने का। तो जाहिर सी बात है सरकार सक्रिय है और कहीं ना कहीं तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सरकार तमाम कोशिश कर रही है बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। मानसून में जो बीमारियां नहीं आती हैं, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मेडिकल किट बच्चों तक वितरण करने का काम यहाँ पर करने के निर्देश योगी सरकार की ओर से दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और प्रदेश के हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।